जय हिंद दोस्तों, मैं विकास यूजीसी नेट सेकंड हिस्ट्री पेपर फैकल्टी आप सभी का स्वागत करता हूं फिलोकुल पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी क्लासेस अच्छी चल रही है। तो एक बार कमेंट कर दीजिए, सभी जुड़ जाइए, उसके बाद क्लास को स्टार्ट करेंगे। परमदीप गुड इवनिंग, रेखा गुड इवनिंग, रेनू गुड इवनिंग, आप सभी को शुभ संध्या। जुड़ जाइए एक बार, क्लास को फिर स्टार्ट करेंगे। अंजलि गुड इवनिंग बहन। जिस भी बच्चे ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया उसको ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ताकि यूजीसी नेट के रिगार्डिंग जो भी न्यू अपडेट रहते हो आपको मिलती रहे। इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करो, यहाँ पर शॉर्ट्स वीडियो डलते हैं जो आपके लिए पॉइंट टू पॉइंट नॉलेजेबल फैक्ट रखती है। फिलोफोन लेकर आया पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों की क्लासेस स्टार्ट कर चुका है, जिसके अंदर आपको नोट्स मिलते हैं, लाइव क्लासेस आपकी रहती है, एमसीक्यू प्रैक्टिस आपके लिए रहेंगे, फुल नोट्स आपके लिए रहेंगे। और ये बैच जो स्टार्ट हुआ था हमारा 10 जुलाई से स्टार्ट हुआ था, इसके अंदर हमने एंशिएंट कंप्लीट कर दिया और मिडेवल हमारा स्टार्ट हो चुका है। मिडेवल भी हमारा जस्ट थोड़े समय में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारा दिसंबर बैच की जो फीस रहती है वो रहती है, वो पे अगर आप पेपर फर्स्ट लेते हैं, ओनली पेपर फर्स्ट लेते हैं, 1999 पे करना है। अगर आप ओनली पेपर सेकंड लेते हैं तो उसके लिए भी आपको 1999 पे करना रहता है। अगर आप कॉम्बो लेना चाहते हैं तो 2999 आपको पे करना रहता है। 2999 आपको पे करना रहता है। और मिडेवल के अंदर हमने मामलुक वंश को शुरू किया है। मामलुक वंश का जो बलबन महत्वपूर्ण शासकों में से एक, अंतिम शासकों में से महत्वपूर्ण शासक एक बलबन रहेगा, इसकी हम चर्चा करेंगे। और बलबन की सैन्य व्यवस्था तक की हम चर्चा करेंगे आज। ठीक है। फिलोफोन के अगर आप किसी भी बैच को परचेज करते हो तो परचेज करते टाइम कोड यूज कर लीजिए VIK10। तो आपको कूपन कोड यूज कीजिए VIK10 और आपको 10% ऑफ मिलता है फिलोफोन के हर बैच का। कोई भी बैच अगर आप परचेज करते हैं तो आपको 10% ऑफ इसका रहता है। जी हाँ, तो जुड़ जाइए। और सुल्तान बलबन से आज हम शुरू करेंगे। 1266 से लेकर 1287 तक का समय आज हम देखने की कोशिश करेंगे। 1266 से लेकर 1287 तक का ये हमारा समय रहेगा। मिडवल के अंदर दो ही टॉपिक हमारे सबसे लंबे होते हैं, एक दिल्ली सल्तनत, एक मुगल पीरियड। इन दोनों के अंदर ही हमें सबसे ज्यादा और फोकस करने की जरूरत होती है। और इन दो ही टॉपिक हमारे ऐसे थे जो लगभग लगभग जिसके अंदर 10 से 15 क्लासेस आपको देखने को मिलती है। 10 से 15 क्लासेस यानी 5 से 6 दिन तो एक टॉपिक चलता है और 5 से 6 दिन एक टॉपिक चलता है। उसके बाद सूरी हो गई और विजयनगर साम्राज्य हो गया, उसमें इतना समय नहीं लगता। विजयनगर साम्राज्य के बाद सूरी और चंगेज खान का आक्रमण, वो लगभग आधे घंटे का है, उसमें कुछ भी नहीं होता। सूफीज सूफीज के अंदर भी बहुत कम समय लगता है। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी कि हमारा इसके अंदर समय क्यों लग रहा है। तो जो दिल्ली सल्तनत है, क्योंकि इसके अंदर हम इसको प्रशासन भी देख के चल रहे हैं साथ में, सैन्य व्यवस्था, कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था में सारी चीजें आपको करवा रहा हूँ साथ ही साथ। उसका स्थाप्यता कला भी हम देख रहे हैं, क्योंकि स्थाप्यता कला, न्याय व्यवस्था तीनों अलग अलग यूनिट के अंदर आती है, लेकिन आप उनको अलग अलग नहीं करवा सकते। तो कमेंट कर दीजिए, एक बार क्लास को स्टार्ट करेंगे उसके बाद। तो शुरू करते हैं क्लास को। सुल्तान बलबन 1266 से लेकर 1287 तक का समय हमें इसके अंदर देखने को मिलता है। युवावस्था में यह मंगोलों के हाथों में पड़ जाता है, यानी युवावस्था में क्या होता है, ये मंगोलों के हाथों में चला जाता है। और मंगोलों इसको क्या करते हैं, बगदाद तक ले आते हैं और बगदाद से इन्हें ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी ने खरीद लिया था। और बलबन को खरीद लिया जाता है, अपने पुत्र की तरह इसका पालन करता है, परंतु इसकी मृत्यु हो जाती है। और उसकी मृत्यु के बाद 1232-33 में बलबन को और अन्य उसके दासों को, अन्य दास तुर्क दास थे, उनको दिल्ली लाया जाता है गुजरात के रास्ते से। और वजीर जुनैदी इसको खरीद लेते हैं इल्तुतमिश की तरफ से। यहाँ पर इसकी जानने की कोशिश देखो भाई, यहाँ पर सुल्तान बलबन को देखो।
द्वितीय इलबरी वंश का संस्थापक। इलबरी वंश का संस्थापक, इसको आप कह सकते हो। जन्म तुर्किस्तान में हुआ था। जन्म तुर्किस्तान में हुआ था। तुर्किस्तान में हुआ था। मूल नाम बहाउद्दीन, बहाउद्दीन बलबन। इलबरी जाति से है। इलबरी जाति से, इलबरी जनजाति का तुर्क है भाई, ठीक है। इलबरी जनजाति का तुर्क है। युवा अवस्था में क्या होता है? युवा अवस्था में हुआ क्या? एक तो बलबन, एक इसका चचेरा भाई, और इसका छोटा भाई। चचेरे भाई था शेर खां। छोटा भाई किशुल खां। क्या होता है, ये मंगोलों के हाथों में पड़ जाते हैं। वे मंगोल इनको खरीद के ले जाते हैं। मंगोलों के हाथों में पड़ के मंगोल यहाँ से इनको तुर्किस्तान ले आए। मंगोल यहाँ से कहाँ ले आए? तुर्किस्तान ले आए। कोई चीज अगर कटती है तो मुझे बता देना, ठीक है। मंगोलिया ने कहाँ लिया है? तुर्किस्तान लिया है। तुर्किस्तान से आए बगदाद, और बगदाद में एक व्यक्ति था जमालुद्दीन, जमालुद्दीन बसरी। खरीद लेता है, बलबन हुआ है। इनके जो अन्य दास थे, अन्य साथी, इनके खरीद लिया बगदाद जमालुद्दीन बसरी ने, और पुत्र की तरह पालन पोषण किया भाई। समय आ जाता है 1232 का, 32-33। हुआ क्या? बलबन प्लस अन्य तुर्क दास, अन्य दासों को, तुर्क थे भैया, ठीक है, तुर्क थे ये दास, इनको दिल्ली लाया गया गुजरात के रास्ते से। दिल्ली लाया गया, ठीक है। वजीर जुनैदी ने इसे खरीद लिया। इसके भाइयों को भी खरीद लिया भाई, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखना। वजीर जुनैदी ने इसे खरीद लिया इल्तुतमिश की तरफ से भाई। किसकी तरफ से? इल्तुतमिश की तरफ से इसको खरीद लिया। इतनी चीजें समझ में आ गई? कमेंट कीजिए एक बार जल्दी, कमेंट थोड़ा जल्दी कीजिए, ठीक है। जल्दी रिपीट करना है, बिल्कुल। देखो, सुल्तान बलबन 1266 से लेकर 1287 तक, द्वितीय इलबरी वंश का संस्थापक। जन्म तुर्किस्तान में, मूल नाम बहाउद्दीन, इलबरी जनजाति का एक तुर्क था। युवा अवस्था में मंगोलों के हाथों में पड़ गए। मंगोलों के हाथों में इसके भाई और इसके चचेरे भाई दोनों इसके साथ थे। छोटे भाई किशगुल इसके साथ है, चचेरा भाई शेर खां इसके साथ था। मंगोलों के हाथों में पड़ गए। मंगोल उसको तुर्किस्तान में ले आए। तुर्किस्तान से बगदाद चले गए, और बगदाद के अंदर ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी ने इनको खरीद लिया। उसके बाद 1232-33 में इन्हें बलबन और अन्य तुर्कदासों को दिल्ली लाया गया गुजरात के रास्ते से। गुजरात दिल्ली के अंदर इनको वजीर जुनैदी ने खरीदा इल्तुतमिश की तरफ से। इतनी चीजें बस यहाँ पर। He falls into the hands of the Mongols in his youth. Khwaja Jamaluddin Basri had brought Balban from Baghdad and raised him like his son. In 1232-33, Balban was brought to Delhi via Gujarat and brought by the Wazir Junaidi. बलबन को शाही अश्वशाला में नियुक्त कर दिया भाई, अश्वशाला के अंदर नियुक्त कर दिया। लेकिन इससे क्या हो जाती है,
आपत्ति जताई जाती है। इसको जब नियुक्त कर देते हैं तो ये बाद में सुल्तान का इसको खासदार नियुक्त किया जाता है। भाई क्या किया जाता है? खासदार इसको नियुक्त किया जाता है, यानी सुल्तान का निजी सेवक इसलिए रखा जाता है, निजी सेवक, पर्सनल सेक्रेटरी उसको रख लिया भाई, ठीक है, पर्सनल सेक्रेटरी इसको रख लिया। और चालीसा संगठन जो था उसमें शामिल कर लिया भाई, ठीक है। रुकनुद्दीन फिरोज के शासनकाल में बलबन को जेल में डाला गया था थोड़े समय के लिए, परंतु रजिया के समय दोबारा इसको खासदार नियुक्त कर दिया गया था। Balban was appointed to the royal stable, but when objection was raised, the Sultan later appointed him as his de- deputy. Balban was put in jail during the reign of Ruknuddin Firod Shah, but was again appointed as रजिया के समय वापस दोबारा ड्यूरिंग दी टाइम ऑफ रजिया इसको दोबारा वहां पर खासदार नियुक्त कर दिया गया था। बिल्कुल, जो 40 दासों का समूह था, 40 दल की हम बात करें, तुर्के चाय लगाने इसको कहा जाता है, ठीक है, अलग अलग इसका नाम दिया जाता है, उसके अंदर इसको स्थापित कर रख लिया जाता है। अब बलबन के पद देखो भाई, बलबन किसके समय कौन से पद पर था? खासदार। खासदार जो था ये इल्तुतमिश के समय था। किसके समय था? इल्तुतमिश के समय था। अमीर शिकार, अमीर शिकार का पद इसके पास रजिया सुल्तान के पास था, रजिया सुल्तान के समय था, ठीक है। अमीर आखुर, अमीर आखुर ये था भाई बहराम शाह के समय। देखो, अमीर ए आखुर प्लस रेवाड़ी का इकता, किसके समय इसके पास आया था? बहराम शाह के समय, बहराम शाह के समय आया था, ठीक है। अमीर आखुर का पद इसको किसकी कृपा से मिला था? किसकी कृपा थी इसके ऊपर? उसमें जब ये कृपा थी इस पर, बदरुद्दीन रूमी, बदरुद्दीन रूमी की कृपा से अमीर आखुर का पद मिला था। हांसी का एक तो हांसी नोट कर डाल कर लिखना, हांसी का इकता इसको प्रदान किया गया था बहराम शाह के समय। ये बहराम शाह को हटाकर बहराम शाह को हटाकर मसूद शाह, मसूद शाह को शासक बनाने में सहायता करने पर मिला था, ठीक है। हांसी का किस्सा क्यों दिया? मसूद शाह को शासक बनाने में बैराम शाह को हटाकर इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभा दी, तो उसके लिए इसने क्या कर दिया? अब कुछ ना कुछ तो इसको गिफ्ट करना पड़ेगा ना, तो इसको हांसी का इख्तेदार इसको नियुक्त कर दिया था, हांसी के रूप में इसको मिल गया। क्लियर है? पोजीशन ऑफ बलबंस, खासदार, खासदार किसके टाइम पे? इल्तुतमिश के टाइम पर, अमीर शिकार रजिया सुल्तान के टाइम पर, अमीर आखुर और रेवाड़ी का इख्ता बहराम शाह के समय है, और बहराम शाह को हटाकर ही हांसी का इख्ता प्राप्त करेगा मसूद शाह को शासन पर लाए। बलबन assumed the title of the Ghiyasuddin and become in ruler 1266, ठीक है, ये रहेगा उसका। और नायब मुमालिकात और उलग खां की नसीरुद्दीन महमूद के समय रहेगा, ये चीजें ध्यान में रखना, ठीक है। एक तो एक उपाधि और एक दो उपाधि की, उसकी भी हम चर्चा करेंगे, मुझे कमेंट करके बताइए। चलो क्लियर है, ठीक है। एक उपाधि है नाइब ए मुमालिकात, प्लस उलुग खां,
किसके टाइम पे है? नासिरुद्दीन के समय। देखो भाई, हम बलबन को नासिरुद्दीन के समय, नासिरुद्दीन से ज्यादा हमने बलबन को पढ़ा है, या आप ये बात ध्यान में रखना। क्योंकि इसके जितने भी अभियान रहे थे नासिरुद्दीन मोहम्मद के, वो लगभग लगभग बलबन ही उनको लीड कर रहा है। ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद महमूद ने दी थी। बलबन ने अपनी एक पुत्री का विवाह इससे करवा दिया था। ठीक है, नासिरुद्दीन ने अपनी एकलौती पुत्री नाइब, ठीक है, आप नायब डाल सकते हैं या फिर नाइब भी आप लिख सकते हैं, इकलौती पुत्री का विवाह बलबन के पुत्र बुखरा खां से करवा दिया, बुगरा खां से करवा दिया था। देखो देखो, इनकी क्या खिचड़ी पकी हुई है, समझ में नहीं आ रहा रिश्ते में कौन किसका क्या लग रहा है। नासिरुद्दीन की पत्नी जो है वो तो बलबन के पुत्री है, और नासिरुद्दीन का जो बलबन का बेटा है बुगरा खां, वो जो पुत्री है वो नासिरुद्दीन की पुत्री है, यानी जो पत्नी है वो नासिरुद्दीन की पत्नी है। ठीक है, और मसूद शाह से, मसूद शाह से बलबन ने अपनी एक अन्य पुत्री का विवाह करवाया। समझ में नहीं आ रहा है इनका, ये मुझे सबसे बुरा काम लगता है इनका। एक तो रिश्ता नहीं समझ में आता, कोई कौन किसका क्या लगे। वो दामाद भी है, दास भी है, दास भी है, पुत्र भी है, दामाद भी, भतीजा भी है, वो चल रहा है बस, दौड़ रहे हैं। कसम से अंजलि, तभी तो मैं आधी चीजें आपको बताता नहीं, इनके अंदर किसका ये क्या लग रहा है, इसका क्या लग रहा है। अब क्या पता वो कैसी रिश्तेदारी, कुछ दूसरी किताब उसकी एक अन्य पुत्री की विवाह उसके साथ ये दिखा दे। आप अगर मुझे कहो कि सर आपने कल दामाद बताया था, ये तो भतीजा निकल रहा है इसका, अब इनका नहीं पता चलता। ठीक है। हम्म, चलो, बलबन अज्यूम द टाइटल ऑफ गयासुद्दीन, गयासुद्दीन की उपाधि धारण करके बलबन शासक बन जाता है 1266 में। ठीक है, आगे चलते, अब करेगा मेवातियों का दमन। शासक बनने के एक वर्ष में ही बलबन ने इनके दमन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। इसने गोपालगिरी के दुर्ग का निर्माण करवाया था। गोपालगिरी गुड़गांव के अंदर है भाई, गुड़गांव, वर्तमान नाम गुरुग्राम। ऐसी मान्यता है कि पांडवों ने गुरु द्रोणाचार्य को ये गांव दान में दिया था। गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी थी कृपी, और कृपी का मंदिर गुरुग्राम में है, जिसे हम शीतला माता मंदिर के नाम से जानते हैं। 1952 के अंदर जयपुर के राजा के द्वारा, जयपुर के एक व्यक्ति के द्वारा इसका, जयपुर के व्यक्ति थे उसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था।
1952 में जवाहर सिंह के द्वारा, ठीक है। और 1991 में शीतला माता बोर्ड का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष कोई भी मुख्यमंत्री जो होगा वो इसका अध्यक्ष रहेगा। क्रीपी भाई, क्रीपी क्रीपी, ठीक है। चलते हैं आगे। इसने गोपालगिरी के दुर्ग का निर्माण करवाया। मेव के साथ हुई मुठभेड़ में, मेव जातियों के साथ मुठभेड़ में इसका एक विश्वास पात्र दास मारा गया था। वैसे विश्वास पात्र दास मारा गया। वो दास था चकली चकली चकलिक खां। यहाँ पर देखो, चकली चकली चकलखी खां, ये मारा गया था। इसने पुलिस चौकियां बनवाई, 3000 अफगान सैनिकों की नियुक्ति की, ठीक है। और घोषणा करवा दी कि 12 वर्ष से बड़ा जो भी मेव है उसे मार दो। मरवा दिया था भाई इसने, जो भी 12 साल से बड़े मेव जाति के जो भी व्यक्ति था उसको मरवा दिया था, जो भी पुरुष था 12 साल से बड़ा। आगे चले, आगे देखिए। अब अवध के अंदर इसके अभियान होंगे अलग अलग तरीके से। यहाँ के विद्रोहियों का दमन बलबन ने स्वयं भाग लिया था। भाई इसके जो विद्रोही थे ना अवध के जो विद्रोही थे उनका दमन करने में बलबन ने स्वयं हिस्सा लिया था। 5 से 6 महीने तक ये कंपिल व पटियाली में रुके थे। डाकुओं का जो डाकुओं व विद्रोहियों का संहार किया था। कटहर के विद्रोहियों का दमन, ये बदायूं व अमरोह के क्षेत्रों में लूट करते थे। इनका दमन बलबन के द्वारा किया गया था। कौन है? कटहर में पहले जिक्र कर चुका हूं इनका, ठीक है। नसीरुद्दीन महमूद को जब हमने पढ़ा है तो बड़े अच्छे तरीके से हमने इनको देखा है। रुहेलखंड विद्रोहियों का दमन किया था, यूपी के अंदर है। राजपूत थे भाई, यहाँ पर क्या थे? कठेर राजपूत थे। राजधानी जो इनकी थी अहिछत्र थी। अहिछत्र इनकी राजधानी थी। अहिछत्र इनकी राजधानी थी। बदायूं व अमरोह के क्षेत्रों में लूटपाट करते थे, तो इनका बलबन ने स्वयं दमन किया था। जोध पर्वतमाला क्या होगा? जोध पर्वतमाला यानी सालेट रेंज में, जो सालेट रेंज है, सालेट रेंज आप इससे ज्यादा समझ जाओगे। कटहर के बाद बलबन ने जोध पर्वतमाला के खोखरों के विरुद्ध कूच किया और वहां के विद्रोहियों को दंडित किया। बर्नी लिखता है, बर्नी क्या लिखता है? बर्नी लिखता है इन सैनिक गतिविधियों के, इन सैनिक कार्यवाही से, कार्यवाहियों में फलस्वरूप उसे इतने घोड़े प्राप्त हुए
कि बाजार में उनका मूल्य गिर गया, 30 या 40 टकों टकों का एक घोड़ा खरीदा जा सकता था। कि इतने घोड़े प्राप्त हुए बलबन को इन कार्रवाइयों की वजह से कि एक घोड़े का जो मूल्य वो 30 से 40 टका ही रह गया। क्लियर है? आगे देखिए, अवध बलबन हिमसेल्फ participated in the separations of the rebels herd, stayed in uh, stayed in Kapil and Patiali for 5 and 6 months. Suppression of the rebels of the Khater, they used to plunder the areas of Badayu and Amor. They were suppressed by Balban Judh After Khater, Balban marched against the Khokros of Judh and punished the rebels there. आधुनिक इतिहासकार आधुनिक इतिहासकार बलबन के द्वारा जो नीति अपनाई गई इनको क्या कहते हैं? इस व्यवस्था जो नीति कठोर अपनाई गई थी आंतरिक शांति के लिए रक्त व लौ की नीति का है। क्या कहा है? रक्त व लौ की नीति अपनाया है। जर्मनी में लौ है रक्त की नीति किसने अपनाई थी? कमेंट कीजिए। कमेंट कीजिए थोड़ा जल्दी, क्योंकि जल्दी से हम इसको कवर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बंगाल का जो विद्रोह होगा तुगरिल खां के साथ उसकी चर्चा करेंगे और इंटरेस्टिंग तुगरिल खां के साथ एक इंटरेस्टिंग अभियान होगा इसका। इसमें 2 बार सेना भेजेगा, दोनों बार हार कर आएगी, तीसरी बार स्वयं जाएगा। फिल्मी सीन होगा, पहली बार सेना भेजी, जो हार कर आया उसी को मार देगा। दूसरी बार जो हार कर आएगा उसको मारेगा नहीं, उसको निष्कासित कर देगा कि जा भाग देगा, जा जिंदगी जी ले। तीसरी बार स्वयं जाएगा और उसको हरा कर आएगा। बिल्कुल, बिस्मार्क, वेरी गुड अंजलि, बिस्मार्क, वेरी गुड, बिस्मार्क। और भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? बिल्कुल अंजलि, वेरी गुड, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। भारत के अंदर जितनी देशी रियासतों थी उन देशी रियासतों को जोड़ने का काम किया। 552 देशी रियासतें थी, 549 मिल गई थी, बची थी 3, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। जूनागढ़ हैदराबाद को मिलाने का काम कर गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल।
बाहर जाना पड़ गया। इसकी जो बागडोर संभाली वो संभाली जम्मू कश्मीर को लेकर किसने संभाली? पटेल जी, उसके पंडित जवाहरलाल जी के हाथ में आ जाती है और पंडित जी जवाहरलाल नेहरू इसको बिना दस्तखत करवाए अपने अंदर मिला लेते। उसमें राजा हरि सिंह थे जम्मू कश्मीर के। आगे देखिए, आधुनिक भारत जब हम पढ़ेंगे बड़े अच्छे तरीके से करवाऊंगा आपको दोनों ऑपरेशन कि कौन कौन से ऑपरेशन बनाए गए और अपोलो ऑपरेशन किसके लिए चलाया गया था, क्या कुछ का उसका समय था, क्या कारण रहा था, कैसी सैनिक कार्रवाई वहां पर हुई थी, सारी चीजें हम पढ़ेंगे। आगे देखिए, बंगाल। बंगाल के अंदर लखनौती बोलते हैं, बंगाल को क्या बोलते हैं? लखनौती भी बोलते हैं भाई। अगर आपको कहीं पर लखनौती लिखा मिले तो घबराना मत, तो वो बंगाल के लिए कह रहा है, गंगाधरी शक्तिमान है, ये बात याद रखना। तुगरिल खां का विद्रोह होता है 1289 में। सुल्तान के खिलाफ तुगरिल खान ने विद्रोह कर दिया। इसके दमन के लिए 2 बार सेना भेजी गई, पर दोनों बार सुल्तान की सेना सफल रही। 1280-81 में बलबन ने अभियान किया। दिल्ली में सुल्तान की अनुपस्थिति में उसका प्रतिनिधि मलिक कुल उमरा को नियुक्त किया गया था और बलबन ने अपने बड़े पुत्र को वैध उत्तराधिकारी मनोनीत किया। तुगरिल युद्ध लड़े बिना ही हाजीनगर बंगाल ढाका के अंदर पड़ता है। सोनार गांव पूर्व में सोनार गांव के और वर्तमान ढाका के अंदर है भैया, ठीक है, ढाका के अंदर पड़ता है, वहां भाग जाता है। तो इस अभियान को हम अच्छे से देखेंगे। एक बार आप यहाँ पर देखिए, सुल्तान के अंदर बंगाल के तुगरिल खां का विद्रोह, बंगाल विद्रोह। तुगरिल खां ने खाने किया समय 1289, ठीक है, 1289 के अंदर किया। तुगरिल खान ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और उपाधि धारण कर ली। वैसे उपाधि मुंगिसुद्दीन, उपाधि धारण की। नोट डाल के लिखिए, यह किसी सुल्तान के दास का प्रथम विद्रोह था। क्या था? प्रथम विद्रोह था। ठीक है, प्रथम विद्रोह था। विद्रोह के दमन के लिए पहली बार जब सेना भेजी, सेना फर्स्ट टाइम सेना का नेतृत्व किया मलिक एतगिन ने। एतगिन ने सेना का नेतृत्व किया, हार गया, बलबन ने मार दिया। दूसरी बार सेना भेजी किसके नेतृत्व में? दूसरा अभियान किसके नेतृत्व में भेजा? बहादुर के नेतृत्व में भेजा। तुगरिल से हार जाता है। बलबन क्या सोचता है कि जा जिंदगी जी ले, माफ कर दिया तुझे, भाग जा यहाँ से, ठीक है, निष्कासित कर दिया। 1280-81 में स्वयं बलबन और उसका पुत्र बुगरा खां इस अभियान में जाएंगे। इतनी चीजें समझ में आ गई? इरेज करें, आगे बढ़े, कमेंट कर दीजिए एक बार। बारह से 80-81 समय है, ठीक है।
बलबन स्वयं गया, प्लस में अपने बेटे को ले गया। उत्तर था बुगरा खां। और बुगरा खां किसका दामाद है? नसीरुद्दीन महमूद का दामाद भी है भाई, ठीक है। इसकी अनुपस्थिति में किसको छोड़ के गए यहाँ पर? मलिक कुल उमरा को छोड़ कर गया था, और अपना नायाबे गिबत का उसको पद दिया गया था। क्या नायाबे इसको पद दिया था, नायब ए गिबत, ठीक है। नायत एक नायब ए गिबत का इसे पद देकर गया था। बलबन गया। इस अभियान में अवध से 2 लाख सैनिक भर्ती किए गए थे भाई, 2 लाख सैनिक अवध से। हर व्यापारी का लड़का कोई भी मिल गया उसको सेना में भर्ती कर लिया, तुम भी आओ सेना में, तुम भी आओ सेना में। तो सैनिक कितने कर लिए? 2 लाख सैनिक कर लिए भाई। तुगरिल खां डर कर भाग गया कहाँ? हाजीनगर। हाजीनगर भाग गया तुगरिल। इसके पीछे पीछे ही सुल्तान 40 घुड़सवारों के साथ था भाई, 40 घुड़सवार सुल्तान और उसके पीछे थे। हाजीनगर जो पड़ता है सोनार गांव के, सोनार गांव के पूर्व में स्थित है। और सोनार गांव वर्तमान ढाका है भाई, ठीक है। ढाका बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका, वो पीछा करके मार देता है भाई। एक सैनिक था जिसने इसको मारा था, सैनिक था भाई, एक सैनिक अली ने कुल्हाड़ी से इसके पीछे वार किया था, कुल्हाड़ी से वार किया था। और एक सैनिक था मलिक मुकद्दर, मलिक मुकद्दर, इसका सर धड़ से अलग कर दिया था, अलग कर दिया। किसका? तुगरिल खां का। तो अली को उपाधि दी थी भाई तुगरिल कलश की, तुगरिल कुश की उपाधि अली नामक सैनिक को दी थी। क्लियर है? कमेंट कीजिए एक बार बस, चलो ठीक है, क्लियर ही होगा। आगे देखो, बंगाल रिवोल्ट द तुगरिल खां इन 1279। तुगरिल खां rebelled against the Sultan army was sent twice to suppress it, but both times the Sultan's army failed. Balban campaigned in 1281 in this absence of the Sultan in Delhi. His representative Malik Mul ur Umar Fakhruddin was appointed. Balban nominated his elder son as his successor. Tugril fled to Hazinagar without fighting the war. बलबन के राजतत्व के सिद्धांत, मुख्य सिद्धांत क्या थे? राजा ईश्वर की परछाई होता है। बलबन ने कहा कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और राजतत्व और दैवीय संस्था है। उन्होंने कहा कि राजा निरंकुशता का अवतार है। उसका मानना था कि राजा की अलौकिक महिमा और स्थिति जो लोगों की आज्ञाकारिता को सुनिश्चित करता है। इसलिए नियाबत क्या कहलाया? माफी चाहेंगे भैया। नियाबत एक खुदाई कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर की प्रतिनिधि है, कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर की परछाई है, ईश्वर का प्रतिनिधि है भाई, परछाई तो जिले लाई आओ, प्रतिनिधि है। जिले लाही राजा ईश्वर की परछाई है, प्रतिबिंब है, परछाई है, ठीक है। गढ़ मुक्तेश्वर की दीवारों पर, गढ़ मुक्तेश्वर की दीवारों पर, ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। गढ़ मुक्तेश्वर की दीवारों पर उत्कीर्ण लेख में,
बलबन ने स्वयं को खलीफा का सहायक घोषित किया है। ठीक है। Main principle of the Balban theory of kingship: the king is the shadow of God. Balban said that the king is the representative of God on the earth, and kingship is the divine institutions. The king is the embodiment of the despotism. He said he believed that it was the supernatural majesty and position of the king that could ensure the obscene obedience of the people. ये उनकी आज्ञाकारी सुनिश्चित करती है, उनकी आज्ञा उनको सुनिश्चित करता है। स्थिति जो लोगों की आज्ञा करती है, यहाँ पर राजा। आगे चलते हैं। फारसी परंपराओं का अनुकरण। सिजदा और पाबोस प्रथा शुरू की। सिजदा क्या होता है? सिजदा होती है झुककर सलाम करना है, फिर घुटनों के बल बैठकर सुल्तान के समक्ष सिर झुकाना। सुल्तान के समक्ष सिर झुकाना या झुककर सलाम करना भाई, झुककर। ठीक है, झुककर सलाम भी इसको बोल सकते हैं आप। पेबोस पैरों को चूमना या फिर जो उसके चरण है उनको स्पर्श करना। नौरोज त्योहार क्या है? नौरोज त्योहार एक अलग प्रकार का त्योहार होता है, ईरानी त्योहार है भैया। 19 दिनों तक चलता है और सूर्य पूजा इसमें की जाती है ईरानी त्योहार के अंदर। ठीक है। गैर इस्लामिक प्रथाओं को शुरू करने वाला प्रथम शासक बलबन था। दरबारियों, सरकारी पदाधिकारियों के लिए एक विशेष प्रकार का पोशाक निश्चित की थी, एक ड्रेस कोड उनके लिए लगा दिया था। ठीक है। सार्वजनिक सभाओं में होने वाले नृत्य, संगीत, मद्यपान पर प्रतिबंध लगा दिया पूर्ण रूप से, और इसने खुद ने भी शराब पीना बंद कर दिया। जब ये राजा बना ना, राजा बनने के बाद शराब पीना बंद कर दिया। उससे पहले ये भरपूर मात्रा में शराब का सेवन करता था और प्रत्येक 2 से 4 दिन बाद एक पार्टी का आयोजन करता था जिसमें मदिरा पान किया जाता था। ठीक है। Imitation of the presence of tradition and a court started this Sizda and Pobos system. He was the first ruler of introduced known Islamic practice. Nowruz festival was celebrated. A special type of dress was prescribed for courtiers and government officials. A complete ban was imposed on dancing, music, and refreshment in the public meetings. आगे चलते हैं। बर्नी ने बलबन को खुफिया कातिल कहा है भाई, एवं बड़े पैमाने पर कत्ल करवाने वाला व्यक्ति कहा है। दोआब में एकताओं का पुनर्ग्रहण। अब इसके कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाएं हमारी आप सामने आएंगी। बलबन का एक महत्वपूर्ण कार्य था दोआब में एक इल्तुतमिश द्वारा दी गई एकताओं में से अनेकों का पुनर्ग्रहण करना। भाई इसने जो बलबन ने क्या किया, इल्तुतमिश ने अनेक एकताएं प्राप्त करके थी दोआब क्षेत्र के अंदर, अलग अलग, किसी को कुछ देर का, किसी को कुछ देर का, उनका अनुमान ही नहीं। दोआब क्षेत्र के अंदर सर्वे करवाया गया, 2000 एकताएं ऐसी प्राप्त हुई जिनकी अधिकांश मृत्यु हो चुके इक्तेदारों की, और उनके वंशज उस पद का लाभ उठा रहे। इल्तुतमिश के काल में सेवा के उपलक्ष्य में कुछ भूमियों का अनुदान किया गया था। इल्तुतमिश के बाद व्यापक अराजकता का लाभ उठाकर इक्तेदार वस्तुतः स्वतंत्र हो गए थे। इसलिए बलबन ने दोआब क्षेत्र में लगभग 2000 इक्तेदारों की जांच करवाई, जिनमें से अधिकांश की मृत्यु हो चुकी है
लेकिन उनके वंशज उस पद पर लाभ उठा रहे। ठीक है, आगे देखते हैं। An important task of Balban was the recapture of many the iqtas given by the Iltutmish in Doab. During the period of Iltutmish, some lands were granted in recognition of service, taking advances of the anarchy prevailing after Iltutmish. The Iqtidar became virtually independent. That is why Balban got about 2000 इक्तदार्स इन्वेस्टिगेशंस इन 2 years। यार दुआब क्षेत्र है, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम हैड डाइड बट देयर डिस्केंडेंट्स वर टेकिंग एडवांटेज ऑफ द पोस्ट। जो उसका एडवांटेज जो टेक कर रहे थे वो उसके पूर्वज उसके वंशज कर रहे थे, ठीक है। कुछ इक्तदार इतने विरुद्ध हो चुके थे, इतने बूढ़े हो चुके थे कि वे सैनिक सेवा के योग्य नहीं थे। इस दुर्दशा को सुधारने के लिए बलबन ने निम्न उपाय किए थे। सेना में सैनिकों की वृद्धि कर दी, योग्य और सक्षम व्यक्तियों को सेना में भर्ती किया, सेना को नकद वेतन की व्यवस्था की, मृत सैनिकों की विधवाओं और उनकी संतानों के लिए आर्थिक सहायता निश्चित की, सेना का केंद्रीयकरण किया। बलबन सेना के लिए इतना क्रूर था कि क्योंकि सेना बहुत क्रूर थी, इसके पास सेना क्रूर थी। और बलबन जब चालीसा दल का जब दमन करेगा ना, तो छोटी छोटी बातों पर जो चालीसा दल के जो व्यक्ति हैं उनको छोटी छोटी बातों पर बड़े बड़े कष्ट देगा। एक मलिक बबक होगी जो बदायूं का इक्तदार होगा, वो शराब के नशे में एक व्यक्ति को मार देगा कोड़ों से। उसकी पत्नी जाएगी सुल्तान के पास, अरदास लगाएगी, तो सुल्तान बलबन क्या करेगा, मलिक बक को उतने ही कोड़े से जब तक मरवाता रहेगा तब तक उसकी मृत्यु नहीं होती। देखिए, some iqtidars had become so old that they were not fit for military services. To improve this, Pilgat Balban took the following measurements. बर्नी ने इसे क्या कहा है, आपने पढ़ा नहीं अभी, क्या कहा है बर्नी ने? खुफिया कातिल कहा है इसे बर्नी ने। और कोई भी इतिहासकार किसी के बारे में टिप्पणी ऐसे नहीं करता, उसके बारे में गहन अध्ययन करना पड़ता है, उस चीजों की उसके पहलुओं को गहन अध्ययन से देखना पड़ता है। आप कभी तभी उसके बारे में टिप्पणी कर सकते हो। आप किसी को जयचंद ऐसे नहीं बोल सकते। जयचंद कैसे बोलोगे? उसके बारे में अगर आपने देखा है, उसके बारे में सुना है, उसके बारे में देखा है, परखा है, तभी आप किसी को बोलोगे कि इसकी करनी कथनी कैसी है, जयचंद जैसी है। यानी क्यों? क्योंकि जयचंद को आपने पढ़ा है और उसकी करनी और कथनी उस व्यक्ति की और जयचंद की सेम है, इसलिए आपने उसको जयचंद की संज्ञा दे दी। तो खुफिया कातिल इसको बर्ने ने कहा है, तो बड़ी गहनता से अध्ययन करने के बाद उन्होंने ऐसी चीजें कही। ठीक है, आगे देखते हैं। गुप्तचर विभाग की स्थापना करेगा बरीद मुमालिक। गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष होता है बरीद, गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष। ठीक है, गठन किया। बलबन के शासन की सफलता का मुख्य आधार उसका गुप्तचर विभाग था। पहली बार बलबन ने ही गुप्तचर विभाग की स्थापना की थी। इसकी स्थापना सामंतों की गतिविधियों की निगरानी के लिए की गई थी। प्रत्येक इक्ता और जनसाधारण में भी उसके गुप्तचर रहा करते थे। यह प्रतिदिन की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी सुल्तान को देते थे। बलबन ने सेना व गुप्तचरों का प्रयोग अपनी निरंकुश शासन प्रणाली के लिए पूरी सफलता से किया। गुप्तचर अधिकारी को बरीद कहा जाता था और बरीद मुमालिक गुप्तचर विभाग था। बरीद मुमालिक गुप्तचर विभाग था। Formation of Intelligence Department, Barid Mumalik. The main basic of the success of Balban is rules was its intelligence department. It was Balban who established the intelligence department for the first time. It was established to monitor the activities of the feudal lords. It had spy in every ikta and even among the common people. He used to give information and importance daily event to the Sultan. Balban used army and spies with complete success for his autocratic governance system. Intelligence of
officers were called Breathe and Breathe. Mumalik was the intelligence department. क्लियर है? आगे है क्या कुछ? नहीं है, बस इतना ही है. चलो, तुर्क के चहलगानी का दमन लिख लो. तुर्क कान ए चहलगानी दमन. मलिक बक बक की मैंने आपसे बात की थी, बदायूं का इक्तेदार था. कोड़ों से पिटवाकर वध कर दिया था. छोटी छोटी चीजों के लिए बड़े बड़े को दंड देना, कष्ट देना शुरू कर दिया था जो चालीसा संगठन था ना, क्योंकि चालीसा संगठन का ये खुद भी सदस्य रह चुका था और शासक को बदलने के लिए चालीसा संगठन कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है इस बात से भली भांति ये परिचित था. ठीक है. एक व्यक्ति थे अमीन. हाँ, अमीन खां को मरवाकर अवध की फाटक पर टंगवा दिया था. ठीक है. क्या किया था? अवध की फाटक पर टंगवा दिया था. अब हमारे पास रह जाता है बलबन का मूल्यांकन, उसकी थोड़ी सी न्याय व्यवस्था और उसके उत्तराधिकारी. कल की क्लास होगी छोटी सी 1 घंटे की, उसके अंदर वो कंप्लीट हो जाएगी. और कल इवनिंग की जो क्लास होगी उसमें हम हमारा अगला वंश शुरू कर देंगे. तो आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको क्लास कैसी लगी. अमेजिंग क्लास. थैंक यू अंजलि. नाइस क्लास. थैंक यू रेनू. थैंक यू परमदीप बहन. शुक्रिया रेखा. थैंक यू बहन. तो इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं. कल मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ, कुछ नए तथ्यों के साथ. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत. गुड नाइट.